रशिया की तरफ से अभी एक बार फिर से भारत को अपने सभी सुखोईज को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसके बाद Su-30 MKI की कॉम्बैट कैपेबिलिटी काफ़ी हद तक बेहतर होने वाला है। HAL की तरफ से हॉकजेट ट्रेनर का एक आर्म्ड वेरिएंट को सफलता के साथ डेवलप करने के बाद अभी इंडियन एयरफोर्स की सभी हॉकजेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स को इसी स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का प्रस्ताव दिया जा रहा है। चाइना की तरफ से पिछले कुछ महीनों में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब काफ़ी सारा डिप्लॉयमेंट किया जा चुका है और इंडियन आर्मी की तरफ से भी इनको मैच करने की कोशिश किया जा रहा है, जिससे अभी ऐसा लगने लगा है कि शायद आगे चल के फिर से तनाव बढ़ने वाला है। क्वाड को काउंटर करने के लिए और भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए चाइना अभी बांग्लादेश, मालदीव्स और श्रीलंका जैसे देशों में अपनी प्रेजेंस को काफ़ी हद तक बढ़ाने की कोशिश करने लगा और इंडियन ओशन रीजन में अपनी अलाइड फोर्स को बनाने की कोशिश करने लगा है। और अंत में यूएस की तरफ से अभी एक नई हाइपरसोनिक स्ट्राइक सिस्टम को टेस्ट किया गया है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमान नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट सुपर सुखोईज को लेके। आप सभी जानते हैं कि भारत के पास अभी काफी बड़ी मात्रा में Su-30 MKI एयरक्राफ्ट मौजूद है, जिनको आगे चल के भारत सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने वाला है। ठीक इसी तरीके से रशिया के पास भी अभी Su-30 मौजूद है, जिसको Su-30 SM कहा जाता है और ये सेम Su-30 का रशियन वेरिएंट है। अब रशिया की तरफ से अपने सभी Su-30 SM एयरक्राफ्ट को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का फैसला किया जा चुका है और सेम अपग्रेड पैकेज को पहले भी रशिया की तरफ से भारत को ऑफर किया गया था। अब इसमें मेनली Su-30 का जो AL-31F इंजन है, इसको AL-41 सीरीज के इंजन से रिप्लेस किया जाएगा, जो कि इसको बेहतर थ्रस्ट और पावर देने वाला है। इसमें अब एक नए रडार्स को भी इंटीग्रेट किया जाएगा और साथ ही इसमें नए वेपन्स को भी ऐड किया जाएगा। रशिया के क्लेम के मुताबिक अगर Su-30 की AL-31F इंजन को Su-35 में इस्तेमाल हो रहे AL-41F1C इंजन से रिप्लेस किया जाता है, तो ये उसके मुकाबले लगभग 16% ज्यादा थ्रस्ट को जनरेट कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे एयरक्राफ्ट की जो सर्विस लाइफ है वो लगभग 2 गुना ज्यादा इंक्रीज होने वाली है। अब AL-41 सीरीज के इंजन का फ्यूल इकोनॉमी AL-31 सीरीज के इंजन के मुकाबले काफी बेहतर है और ये उनसे ज्यादा थ्रस्ट को प्रोड्यूस करने के बाद भी लगभग 30% के आसपास ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। यानी कि अभी Su-30 एयरक्राफ्ट की जो रेंज है वो इससे इंक्रीज होने वाला है। एक एवरेज Su-30 का जो रेंज है वो लगभग 3000 किलोमीटर के आसपास है, तो अब ये लगभग 4000 किलोमीटर के आसपास इंक्रीज होने वाला है। यानी कि अभी Su-30 के अंदर जितना फ्यूल को कैरी किया जाता है, उतना ही फ्यूल में इसका जो रेंज है वो लगभग 800 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर तक इंक्रीज होने वाला है, जो कि इसके लिए काफी बड़ी पॉजिटिव पॉइंट होने वाली है। अब इसमें एक नया रडार भी इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन ये स्पेसिफाई नहीं किया गया कि इसमें कौन से रडार का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी इसमें 2 रडार ऑप्शन मौजूद है, जिनमें से एक तो ज्यूक सीरीज के AESA रडार है और एक Su-35 में इस्तेमाल हो रहे इरविस रडार है। तो इन दोनों में से किसी रडार का इस्तेमाल सुपर सुखोई में किया जा सकता है और अभी इस पूरे अपग्रेड पैकेज को रशिया की तरफ से Su-30 के सभी ऑपरेटर्स को ऑफर करने का फैसला किया जा रहा है, जिनमें भारत को पहले नंबर पर रखा गया है। अगला अपडेट HAL की हॉकाई ट्रेनर एयरक्राफ्ट को लेके है। कुछ महीने पहले मैंने आप सभी को बताया था कि HAL की तरफ से अभी हॉकजेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट को बेस करके इसके एक मॉडिफाइड वेरिएंट को बनाया जा रहा है, जिसका नाम अभी हॉकाई रखा गया था और इसे अभी ट्रेनर एयरक्राफ्ट के अलावा एक लाइट अटैक एयरक्राफ्ट के तौर पर भी इस्तेमाल करने के लिए मॉडिफाई किया गया था और ये प्रोजेक्ट अभी काफी सफल रहा है। और HAL के मुताबिक हॉकजेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स को अगर एक लाइट अटैक एयरक्राफ्ट के तौर पर कन्वर्ट किया जाता है तो ये लगभग 3 टन के आसपास पेलोड को कैरी कर सकेगा। और अभी तो HAL की तरफ से इसमें स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को भी सफलता के साथ इंटीग्रेट करके टेस्ट भी किया जा चुका है, जो कि लगभग 100 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के रनवे को नष्ट कर सकते हैं। साथ ही इसको दुश्मन के किसी भी ग्राउंड बेस्ड स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अभी इसमें HAL की तरफ से SRAM मिसाइल को भी इंटीग्रेट करने का फैसला किया जा रहा है और इसकी विंग टिप में 2 SRAM मिसाइल को इंटीग्रेट करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसके बाद ये बोथ एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड टारगेट के साथ एंगेज हो सकेगा। और HAL अभी इंडियन एयरफोर्स की सभी हॉकजेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट को इसी स्टैंडर्ड अपग्रेड करने का ऑफर दे रहा है, जिससे काफी कम कीमत के अंदर ही इंडियन एयरफोर्स अपनी सभी हॉकजेट ट्रेनर को एक लाइट अटैक एयरक्राफ्ट के तौर पर कन्वर्ट कर सकेगा। अभी तक इस पूरे प्रोजेक्ट को HAL की तरफ से अपने इंटरनल फंड्स के इस्तेमाल करके डेवलप किया जा रहा था, लेकिन अगर इंडियन एयरफोर्स अपनी हॉक एयरक्राफ्ट्स को हॉकाई स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का फैसला करता है तो ये HAL के लिए बहुत बड़ी सफलता होने वाली है।
वैसे देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी तक इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल डिसीजन नहीं लिया गया है, पर फिर भी अगर हॉक्स को अपग्रेड किया जाता है तो इससे बेहतर तरीके से नए पायलट्स को ट्रेनिंग दिया जा सकेगा, क्योंकि उनको लाइव वेपन्स के साथ इसमें ट्रेनिंग दी जा सकेगी और जरूरत पड़ने पर इनको हम कॉम्बैट रोल में भी इस्तेमाल कर पाएंगे। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके। आप सभी जानते हैं कि अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना कुछ जगहों से पीछे जाने के लिए राजी नहीं हो रहा है। बदले में चाइना की तरफ से भी काफ़ी हैवी डिप्लॉयमेंट वगैरह किया जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि चाइना बॉर्डर में लाके ट्रूप्स को डिप्लॉय करने लगा है, लेकिन धीरे धीरे चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के कुछ डिस्टेंस पर अपनी परमानेंट पोजीशन को बनाने लगा है और साथ ही नए नए डिफेंस इक्विपमेंट को भी लाके वहाँ पर तैनात करने लगा है। पिछले 2-3 महीनों की बात करें तो चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब और तिब्बत ऑटोनोमस रीजन के अंदरूनी हिस्सों में कई जगहों में आर्टिलरी सिस्टम, रॉकेट लॉन्चर सिस्टम और मोटराइज मोटार सिस्टम को डिप्लॉय कर चुका है, जिससे ऐसा लग रहा है कि शायद अभी चाइना का इरादा सही नहीं है और अगर फ्यूचर में चाइना भारत में घुसने की कोशिश करता है तो इससे भारत और चाइना के बीच जंग जैसे हालात होने की उम्मीद किया जा सकता है। वहीं पर हालांकि इंडियन आर्मी की तरफ से अभी तक इसके बारे में खुलकर कुछ भी बताया नहीं गया है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा इंडियन आर्मी की तरफ से भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लद्दाख रीजन में काफी मूवमेंट किया जा रहा है और आर्मी की तरफ से भी वहां पर अपने पोजीशन को मजबूत बनाकर रखने की पूरी कोशिश किया जा रहा है। अभी तो हमारे आर्मी के वाइस चीफ जनरल CP महांती भी वहां पे लद्दाख के गश्त पर गए हुए थे, जहां पर वो इंडियन आर्मी की डिप्लॉयमेंट के बारे में और ग्राउंड सिचुएशन के बारे में जानकारी ले रहे थे। साथ ही कुछ ही दिन पहले हमारे आर्मी चीफ भी ईस्टर्न साइड के बॉर्डर के विजिट पर गए हुए थे। अभी जब हमारे आर्मी के वाइस चीफ लद्दाख के गश्त पर गए हुए थे तो उस दौरान वो फायर एंड फ्यूरी कॉर्प के हेडक्वार्टर में गए हुए थे, जो कि हमारा प्राइमरी हाई एल्टीट्यूड आर्मर्ड यूनिट है और इसी यूनिट को ही चाइना के साथ भी फेसअप के दौरान डिप्लॉय किया गया था। साथ ही इस दौरान लद्दाख में K9 वज्र T गन्स को भी देखा गया था, जिनको हाल ही में ही इंडियन आर्मी में शामिल किया गया है। तो अभी दोनों ही तरफ से किए जा रहे मूवमेंट को देखने के बाद ऐसा डाउट होने लगा कि अगर आने वाले दिनों में जो बॉर्डर मीटिंग होने वाली है उसमें चाइना हॉट स्प्रिंग और गोगरा जैसे सेक्टर से पीछे जाने के लिए राजी नहीं होता है तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में फिर से तनाव बढ़ने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट चाइना और क्वाड को लेके। आप सभी को पता होगा कि हाल ही में ही चाइना की तरफ से बांग्लादेश को फिजूल में एक धमकी दे दिया गया था कि अगर वो क्वाड में शामिल होने की कोशिश करता है तो इससे चाइना के साथ उसके बायलैटरल रिलेशन खराब हो सकते हैं, जबकि अभी तक बांग्लादेश की तरफ से ऐसी कोई भी स्टेटमेंट इशू नहीं किया गया था कि वो क्वाड में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन क्वाड अभी धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है और अभी UK और जर्मनी जैसे देश भी क्वाड में शामिल होने की कोशिश करने लगे हैं और इस बात का एहसास पहले से ही चाइना को हो चुका है कि आगे चल के इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड एक बहुत ही मजबूत संगठन बन सकता है। इसी वजह से चाइना अभी अपनी एक अलाइड फोर्स को बनाने की कोशिश करने लगा है और चाइना अभी बांग्लादेश को अपने अलाइड फोर्स में शामिल करने के बारे में सोच रहा है। और इसी बीच ये भी सुनने को मिल रहा है कि श्रीलंका में भी चाइना अभी अपनी पकड़ को धीरे धीरे मजबूत करने की कोशिश में लगा हुआ है और चाइना का इन्फ्लुएंस तो अभी श्रीलंका में इतना बढ़ गया है कि श्रीलंका के जिन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को अभी चाइनीज कंपनियों के द्वारा किया जा रहा था, चाहे वो कोलंबो की पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट हो या कोई और प्रोजेक्ट हो, वहां पर जो साइन बोर्ड लगाए जा रहे थे उसमें चाइना की मैंड्रिन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ तक कि कई जगहों में श्रीलंका की जो लोकल लैंग्वेज है उसको पूरी तरीके से ओमिट कर दिया गया था, यानी कि वो कम्प्लीटली श्रीलंकन लैंग्वेज जो कि तमिल है उसको पूरी तरीके से ओमिट करके वहाँ पे चाइनीज लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मेरे हिसाब से श्रीलंका वालों के लिए एक बहुत ही बड़ा वार्निंग साइन होने वाला है, क्योंकि अभी अगर वो सुधरते नहीं और चाइना को आगे भी श्रीलंका में रहने की इजाजत दी जाती है तो आगे चल के चाइना पूरी तरीके से श्रीलंका को भी अपना बताने की कोशिश करने वाला है। लेकिन यहाँ पर चाइना की मौजूदगी भारत के लिए भी थोड़ा खतरा होने वाला है और हो सकता है चाइना आगे चल के श्रीलंका को भी भारत के खिलाफ भड़का सकता है, फिर भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। और अगर चाइना इसमें कामयाब हो जाता है तो भारत को घेरने में वो सक्षम हो जाएगा और क्वाड को काउंटर करने के लिए भी चाइना को काफी मदद करने वाला है, क्योंकि जिस इंडियन ओशन रीजन में क्वाड अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है, चाइना अभी उसी रीजन में मौजूद आइलैंड नेशंस को अपने तरफ करने की कोशिश में लगा हुआ है। पहले बांग्लादेश, अभी श्रीलंका और मालदीव्स में भी चाइना के प्रेजेंस अभी पाए गए हैं। अगला अपडेट हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर है। यूएस के डिफेंस पोर्टल के मुताबिक लॉकहीड मार्टिन और नॉर्थरोप ग्रुमान की तरफ से अभी जॉइंटली एक हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम को या हाइपरसोनिक स्ट्राइक सिस्टम को डेवलप किया जा रहा था, जिसे अभी सफलता के साथ टेस्ट किया जा चुका है। हालांकि इसे अकेले एक वेपन सिस्टम नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इसको डेवलप करने के बाद यूएस नेवी की और यूएस आर्मी के लिए बनाए जा रहे सिस्टम में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो CPS प्रोग्राम हो गया या फिर यूएस आर्मी के लिए डेवलप किए जा रहे लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन प्रोग्राम हो गया। CPS एक लॉन्ग रेंज की हाइपरसोनिक ग्लाइड वेपन सिस्टम है जिसको इंटरसेप्ट कर पाना काफी मुश्किल काम है।
और लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन या LRSW सिस्टम की बात करें तो ये भी लगभग सेम तरीके का वेपन सिस्टम है और इन दोनों को ही किसी भी नेवल प्लेटफॉर्म से भी फायर किया जा सकता है, चाहे वो अंडर वाटर प्लेटफॉर्म या फिर सरफेस प्लेटफॉर्म हो। अभी यूएस की तरफ से जो हाइपरसोनिक स्ट्राइक सिस्टम को टेस्ट किया गया था, इसमें इस्तेमाल किए गए फर्स्ट स्टेज की रॉकेट मोटर को नॉर्थरोप ग्रुमान की तरफ से डेवलप किया गया है, जबकि लॉकहीड मार्टिन की तरफ से इसको वेपनाइज किया गया है। इसकी इनिशियल ट्रायल के बाद यूएस की तरफ से यानी कि लॉकहीड मार्टिन की तरफ से बताया गया कि ट्रायल के दौरान जो भी टेक्निकल पैरामीटर सेट किए गए थे वो सभी अचीव कर लिया गया है और ये उनकी हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम की डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए बहुत ही बड़ी कामयाबी होने वाली है। और आपको पता होगा कि यूएस पहले भी हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पिछली बार जो टेस्ट को 2020 में किया गया था वो सफल नहीं हुआ था। लेकिन अभी अगर ये टेस्ट सफल होता है तो आगे चल के यूएस के पास भी हाइपरसोनिक स्ट्राइक कैपेबिलिटी होने वाली है और नॉर्थरोप ग्रुमान का कहना है कि ये उनके लिए एक बहुत ही बड़ी कामयाबी होने वाली है, क्योंकि इस पर वो पिछले 30 सालों से काम कर रहे थे और आज से लगभग 30 साल पहले यूएस की तरफ से हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश शुरू कर दिया गया था। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।